शाला के विद्यार्थी दोस्तों, सभी अध्यापक मित्रों, मैं हिंदी में बात करूंगा, चलेगा? मैं मराठी बोल नहीं पाता। मराठी में समझ सकता हूं, मैं पढ़ भी लेता हूं, बोल नहीं पाता। आप लोग जानते हैं अभी गणपति का त्योहार आने वाला है और गणपति बप्पा का त्योहार हमारे देश में अभी एक बहुत बड़े त्योहारों में माना जाता है। एक जमाना ऐसा भी था इस देश में कि गणपति का त्योहार मनाने पर पाबंदी लगी हुई थी। आज हम लोग इतनी आसानी के साथ गणपति का त्योहार मनाते हैं, गणपति की मूर्ति सजाते हैं, फिर उसका विसर्जन करते हैं। लेकिन जब यहां अंग्रेजों की सरकार चलती थी, जब यहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, तब उस समय ऐसा कोई भी त्योहार मनाने पर पाबंदी जैसी लगी रहती। कोई भी ऐसा काम अंग्रेजों की सरकार यहां नहीं होने देती थी जिसकी मदद से भारत के लोग इकट्ठे हो सकें कहीं पर भी। ऐसे जितने बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते थे, जितने बड़े सामाजिक कार्यक्रम होते थे, सब पर अलग अलग तरीके से कानूनन पाबंदी होती थी। अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था जिसको आजकल हम लोग कहते हैं धारा 144। किसी पुलिस वाले से बात करिए तो कहेगा धारा 144 लगी है। अभी धारा 144 अंग्रेजों ने लगवाई थी। क्यों लगवाई थी? कि कोई भी भारत का व्यक्ति 4 या 5 की संख्या में कहीं भी इकट्ठा ना हो सके, और 5 लोग भी इकट्ठे ना हो सके, इसके लिए कानून बना दिया था। तो फिर आप सोचिए, हजारों लोग तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे। तो एक ऐसा भी समय था कि जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, हमारे यहां शासन चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उस समय ऐसा कोई भी त्योहार मनाना अंग्रेजों की परिभाषा में कानूनन अपराध होता था। उन कठिन परिस्थितियों में जब अंग्रेजों की सरकार इस तरह के त्योहार मनाने नहीं देती थी, अंग्रेजों की सरकार इस तरह के त्योहारों पर पाबंदियां लगाती थी, उन कठिन परिस्थितियों में श्री लोकमान्य तिलक ने गणपति का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने का एक अभियान चलाया। और ये बात कर रहा हूं मैं सन 1893 की। 1893 में श्री लोकमान्य तिलक ने गणपति बप्पा का त्योहार शुरू कराया सार्वजनिक रूप से। ऐसे तो गणपति बप्पा की पूजा हम घर में कर ही सकते थे, अंग्रेजों के जमाने में घर में पूजा तो हो ही सकती थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई मेला लगाया जाए, कोई बड़ा महोत्सव किया जाए और उसमें पूजा की जाए, ये संभव नहीं था। तो श्री लोकमान्य तिलक ने यह काम शुरू किया। क्या किया? गांव-गांव जाते थे, लोगों से कहते थे गणपति मंडल बनाओ, और गांव-गांव के लोग गणपति मंडल बनाते थे। फिर लोकमान्य तिलक ये कहा करते थे कि अंग्रेजी पुलिस कुछ भी कहे, अंग्रेजी सरकार कुछ भी कहे, हमको ये सार्वजनिक महोत्सव मनाना ही है। तो 1893 के बाद उन्होंने गणपति बप्पा का सार्वजनिक महोत्सव पहले महाराष्ट्र में शुरू कराया, गांव-गांव में गणपति मंडल बना के। तब क्या होता था कि जिस जिस गांव में गणपति मंडल बनता था और आप जैसे नौजवान उसमें शामिल होते थे, तो अंग्रेजों की पुलिस या तो लाठियों से पीटती थी उनको, या तो उनके ऊपर गोलियां चलती थी। लेकिन लोकमान्य तिलक की प्रेरणा इतनी जबरदस्त थी कि वो चाहे लाठी चलाएं, चाहे गोली चलाएं, हमको तो ये करना ही है। उस समय हमारे पूरे समाज में बहुत भय का वातावरण होता था, डर बहुत होता था। कब अंग्रेजी पुलिस आ जाएगी, कब लाठियां चला देगी, कब गोलियों से हमको मार देगी, कब अंग्रेजी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी। क्योंकि अंग्रेजों की जो पुलिस होती थी उसके पास कानून बहुत जबरदस्त थे और उनके अधिकार भी बहुत ज्यादा थे। तो हमेशा डर रहता था लोगों, और ये डर इतना ज्यादा होता था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आज से ठीक 100 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं कि अगर किसी गांव में पुलिस का एक छोटा सा सिपाही चला जाए तो पूरा गांव डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेता। एक सिपाही पुलिस का, और कुछ नहीं हो उसके पास, सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर वो गांव में पहुंच जाए
तो लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। इतना डर अंग्रेजी पुलिस का होता था, और अंग्रेजी सरकार ने आतंक भी बहुत कर रखा था। पुलिस के साथ साथ कभी आर्मी भेज दी जाती थी लोगों को मारने पीटने के लिए। तो ऐसा एक आतंक पूरे देश में फैला रखा था अंग्रेजों की सरकार ने, अंग्रेजों की पुलिस ने, अंग्रेजों की व्यवस्था ने। लोकमान्य तिलक को ऐसा लगता था कि जब तक भारत के लोगों के मन से ये डर नहीं जाएगा, जब तक भय बाहर नहीं निकलेगा, तब तक ये लोग अंग्रेजों की सरकार का विरोध नहीं करेंगे। तो लोकमान्य तिलक को बार बार एक ही बात मन में आती रहती थी, एक ही प्रश्न उनके मन में घूमता रहता था कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे देश के लोगों का डर खत्म हो जाए और वो अंग्रेजों की सरकार के सामने निकलना शुरू कर दें। भले ही अंग्रेजों की पुलिस उनको मारे, भले ही उनको पीटे, भले ही उनको जेल में बंद कर दे, भले ही गोलियां चलाए, लेकिन वो डर नहीं होना चाहिए लोगों के मन। हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, साहस के साथ लोग घरों से बाहर निकलना शुरू करें और कुछ करना शुरू करें। तो बहुत सोचते एक बार उनके मन में आया कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई धार्मिक काम सार्वजनिक रूप से करवाया जाए, क्योंकि हमारे देश के लोगों की, हम सबकी धर्म में बहुत आस्था होती है और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे यहां जो सनातन संस्कृति रही है इस देश में, उसका धार्मिक आधार बहुत मजबूत रहा है, आज से नहीं हजारों साल पहले से। तो लोकमान्य तिलक को भी ऐसा लगा कि इस देश में लोगों का धार्मिक आधार बहुत व्यापक है, इसलिए कोई धर्म आधारित काम किया जाए, सार्वजनिक रूप से किया जाए, तो लोगों के मन से थोड़ा डर निकाला जा सकता है। तो उन्होंने ये 1893 में गणपति बप्पा का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने का ऐलान किया। सबसे पहला ऐलान उन्होंने किया था पुणे के पास एक गांव में। उसके बाद गांव-गांव घूमकर उन्होंने लोगों से कहा कि गणपति का त्योहार मनाना है और हमको उसके लिए मंडल बनाना। मंडल बनाने के पीछे कल्पना क्या थी? संगठन बनाना। उनको किसी तरह से गांव-गांव के लोगों को संगठित करना था अंग्रेजों की सरकार का विरोध करने के लिए। तो गांव-गांव जाना है, उसके लिए संगठन बनाना है। अब संगठन किस नाम से बनेगा? तो उन्होंने कहा गणपति के नाम से बनेगा। तो 1893 के बाद उन्होंने गांव-गांव घूम कर गणपति मंडलों की स्थापना करवाना शुरू किया। पहला लक्ष्य उनका यह था कि ये जो महाराष्ट्र का पूरा इलाका है, जिसको आज आप महाराष्ट्र कहते हैं, पहले तो ये महाराष्ट्र नहीं होता था, लेकिन अभी इस पूरे इलाके में उन्होंने कहा कि हर गांव में मुझे गणपति मंडल की स्थापना करनी है और उस गणपति मंडल के बहाने लोगों को संगठित करके कोई बड़े काम पर लगा देना है। तो उन्होंने घूमना शुरू किया, जगह जगह जाकर व्याख्यान देना शुरू किया। उस समय तो आप जानते हैं कि वो वकील होते थे, वकालत करते थे। एक दिन उनको ऐसा लगा कि वकालत और ये काम दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि वकालत करने के काम में काफी समय नष्ट होता था। एक दिन उनको इस बात का भी एहसास हुआ कि मैं वकील तो हूं और वकालत भी करता हूं, लेकिन अदालत तो अंग्रेजों की है, कानून तो अंग्रेजों का है, अदालत में जो पद्धतियां चलती हैं वो तो अंग्रेजों की हैं। और वो कहते थे कि मुझे तो अंग्रेजों को बाहर निकालना है इस देश से, तो अंग्रेजों की अदालत में जाके मैं वकालत करूं और उन्हीं के कानून के आधार पर कुछ कोशिश करूं न्याय दिलवाने की, तो ये तो कुछ उचित नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी फैसला किया कि अभी कुछ भी वकालत नहीं करनी मुझको, अभी तो देश का ही काम करना। हालांकि उस समय उनकी पत्नी ने उसका बहुत विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, और डर किस बात का था कि पैसा नहीं आएगा, जीविका नहीं चलेगी। उन्होंने कहा सब जीविका चलेगी, लेकिन मैं ये अंग्रेजों की अदालत में जाके अब काम करने वाला नहीं, मुझे तो अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाना है। तो वकालत भी छोड़ दी और पूरा का पूरा समय गांव-गांव घूमना, गली गली जाना, गणपति के मंडल बनवाना, लोगों को समझाना कि हम गणपति का मंडल बनाएंगे, उससे गणेश चतुर्थी आएगी, फिर उस दिन गणपति की स्थापना होगी, फिर उसके बाद महोत्सव मनाएंगे। तो महोत्सव मनाने के पीछे, गणपति मंडल बनाने के पीछे उनके मन में दो बातें काम कर रही थी। एक तो गांव के लोगों का संगठन होना बहुत जरूरी है, दूसरा गांव के लोगों में से डर निकलना बहुत जरूरी है। आप जानते हो, हम सब मानते हैं कि गणपति विघ्न हरता है,
किसी भी तरह के विघ्न को दूर करते हैं। इसलिए हम जो भी कोई बड़ा काम करते हैं तो पहले गणपति की पूजा करते हैं, ताकि उस काम में कोई विघ्न ना आने पाए। तो गांव-गांव जब लोकमान्य तिलक घूमते थे तो कहते थे कि देखो ये गणपति विघ्न हरता है, तुम अगर इनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे विघ्न ये दूर कर देंगे। तो अंग्रेजों की सरकार जो तुम्हारे काम में विघ्न डालती है, अंग्रेजों की सरकार जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है, वो सब दूर करने का काम गणपति करेंगे। तो लोगों में थोड़ी हिम्मत आना शुरू हुई। गांव-गांव इस तरह के जब उनके व्याख्यान होना शुरू हुए तो लोगों में हिम्मत आना शुरू हुई। लोगों ने फिर गणपति मंडल बनाना शुरू किया। अंग्रेजों की सरकार उससे बहुत परेशान हुई। तो जैसे जैसे लोकमान्य तिलक गणपति मंडल बनाते जाते थे, वैसे वैसे अंग्रेजों की सरकार की कोशिश ये रहती थी कि ये गणपति मंडलों को तोड़ दिया जाए। तो मैंने आपको बताया कि गणपति मंडल के लोग जो होते थे, उनके ऊपर अंग्रेजी लोग झूठे साचे मुकदमे चलाते थे। जैसे कोई गणपति मंडल का अध्यक्ष है, मान लो किसी गांव का, अंग्रेजी पुलिस आएगी, उसको पकड़ के ले जाएगी, उसके ऊपर झूठ मूठ का कोई मुकदमा चलाएंगे, उसको जेल के अंदर बंद कर देंगे। क्यों? ताकि गांव के लोगों में ये डर पैदा हो जाए कि तुम गणपति में मत जाना, नहीं तो अंग्रेजी पुलिस तुमको भी पकड़ के ले जाएगी। तो इस तरह से अंग्रेजी पुलिस और अंग्रेजी सरकार परेशान करती थी। लेकिन लोकमान्य तिलक कहते थे कि चाहे वो जितना परेशान करें, हमको तो यही करना है। तो लोगों में थोड़ी हिम्मत आना शुरू हुआ। हिम्मत आते आते संगठन बनना शुरू हुआ। संगठन में होने वाले कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ना शुरू हुआ। और लोकमान्य तिलक ने देखा कि अभी ये चल गया है और काफी बड़े इलाके में गणपति का त्योहार मनाया जाने लगा है। 1897-1898 तक तो कई गांवों में सार्वजनिक रूप से गणपति शुरू हो चुका था और 1900 के आसपास तो काफी फैल चुका था। तो 1893 से लेकर 7 साल के अंदर लोकमान्य तिलक ने घूम घूम कर जगह जगह जाकर लोगों को व्याख्यान देकर गणपति मंडलों की स्थापना कराकर लोगों को संगठित करके एक लंबी कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम बनाई। अभी देखिए, जो महान लोग होते हैं वो कितना दूर से सोचकर काम करते हैं। टीम बना रहे थे और उनके मन में विचार कोई दूसरा था। विचार ये था कि गणपति मंडल जगह जगह स्थापित हो जाएंगे, इसमें से कार्यकर्ता निकलेंगे और इन कार्यकर्ताओं को देश की आजादी के काम में लगाना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था कि गणपति मंडल की स्थापना करके गणपति की पूजा करके, मान लो गणपति की पूजा तो 8 दिन चलेगी या 10 दिन चलेगी, उसके बाद वो कार्यकर्ता क्या करेंगे? जिनका संगठन बन गया है वो कुछ तो कुछ करेंगे। तो उनके मन में विचार काफी आगे का था कि कार्यकर्ताओं को निकालना है, उनका संगठन बनाना है, और जब गणपति का त्योहार खत्म हो जाएगा तो फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं की मदद से देश की आजादी के लिए आंदोलन चलवाना है। इस दृष्टि से उन्होंने ये सब काम शुरू किया। और आप जानते हैं कि एक समय जब उनको लगा कि मेरे पास काफी कार्यकर्ता हो गए हैं, मेरे पास काफी नौजवान आ गए हैं और उनके मन में थोड़ा डर भी खत्म हो गया है, अंग्रेजी सरकार से अब भय भी नहीं लगता है उनको, तो एक दिन उन्होंने कहा कि अब हम सब लोग मिलकर स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। और तब उन्होंने नारा दिया कि स्वदेशी आंदोलन सारे देश में चलेगा। और ये घटना क्या हुई थी आप जानते हैं? 1905 में लॉर्ड कर्जन नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसने बंगाल का बंटवारा कर दिया। बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसको हम भंग का या बंगाल का विभाजन का नाम देते। तो लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया तो सारे देश में इसकी सबसे तीखी प्रतिक्रिया लोकमान्य तिलक ने दी। उस समय हमारे देश में गांधी जी कहीं नहीं थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते। लोकमान्य तिलक ने सबसे कड़ी टिप्पणी की अंग्रेजों ने ये जो बंगाल का विभाजन किया। और आप जानते हो कि लोकमान्य तिलक एक अखबार निकालते थे, उसका नाम था केसरी। तो केसरी अखबार में उन्होंने उस पर जबरदस्त तीखी टिप्पणी लिखते हुए एक संपादकीय लेख लिखा। अंग्रेजों की सरकार ने उनके अखबार की सारी प्रतियां जब्त कर ली और उसके बाद जिस दिन वो अखबार बंटने वाला था, लोगों के पास जाने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने सारे अखबार खरीद कर एक जगह जला दिए ताकि लोगों तक वो प्रतिक्रिया ना पहुंचे। तो लोकमान्य तिलक ने सोचा कि अभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ तो युद्ध हमको शुरू करना ही करना है,
तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा अगर ये अंग्रेजी सरकार मेरा अखबार नहीं बिकने देगी और इन अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि मेरा अखबार लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तो ये बड़ी भारी गलतफहमी में है। उन्होंने फिर क्या किया कि जो जगह जगह के गणपति मंडल थे उनको अपना लेख लिखकर भेजा कि ये मेरा लेख है, इसको सब गांव वालों को पढ़कर सुनाओ। अखबार अगर वो ले नहीं पाएंगे क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने अखबार जला दिए हैं, तो उन्होंने लिखकर भेजना शुरू किया और कहा कि सबको सुनाओ, गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताओ। तो गांव गांव में लोग इकट्ठे होने लगे, उनका वो जो लिखा हुआ था वो सब सुनाते थे, दूसरे लोग पढ़ते थे, सामने बैठे हुए लोग सुनते थे, तो लोगों में गुस्सा आता था। और लोकमान्य तिलक कहते थे कि इस अंग्रेजी सरकार ने अब इतना ज्यादा अत्याचार करना शुरू किया है हमारे ऊपर कि हमारे बंगाल का भी बंटवारा कर दिया है। और वो अक्सर इस तरह से लिखा करते थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, अंग्रेज तो आए थे व्यापार करने के लिए, फिर हमारी ही अपनी गलतफहमी के कारण ये इस देश के मालिक बन गए, यहां पर ये सरकार चलाने लगे और अभी सरकार चलाकर इस देश पर इन्होंने अपना राज्य भी स्थापित कर लिया और उसके बाद इनकी शक्ति इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमारे बंगाल का भी विभाजन कर दिया। तो लोकमान्य तिलक ने जब बहुत तीखी प्रतिक्रिया दिखाई तो उनके दो दोस्त और हुआ करते थे उस जमाने में, एक लाला लाजपत राय थे जो पंजाब में थे और एक विपिन चंद्र पाल थे जो बंगाल में। तो लोकमान्य तिलक ने यहां प्रतिक्रिया की महाराष्ट्र में और वही प्रतिक्रिया लाला लाजपत राय ने की पंजाब के आसपास के इलाके में और वही प्रतिक्रिया बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने की। तब इन लोगों के सामने जनता ने जाकर ये पूछना शुरू किया, एक बार लोकमान्य तिलक से पूछा कुछ नौजवानों ने कि अभी अंग्रेजों की इस नीति का हम जवाब कैसे दें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बस एक ही बात है कि संपूर्ण स्वराज्य की बात करो, अंग्रेजों को भगाओ, अभी एक मिनट भी अंग्रेजों को यहां नहीं बर्दाश्त करना, क्योंकि अंग्रेज बहुत अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वराज्य की बात कह दी और आप सब सुनते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो उन्होंने कह दिया, फिर ये देश के लोगों ने कहना शुरू किया कि अभी अंग्रेजों को यहां नहीं रहने देना है, अंग्रेजों को यहां से भगाना है और हमको तो स्वराज्य लाना है। तो एक बार फिर कुछ नौजवान उनसे मिले, विद्यार्थी लोग थे, उन्होंने कहा कि स्वराज्य कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा कि स्वराज्य तब आएगा जब इस देश में स्वदेशी आएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही लोकमान्य तिलक ने, उस बात को आज भी याद रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर स्वदेशी नहीं आएगा तो स्वराज्य नहीं आएगा। पूना की एक बहुत बड़ी सभा में उन्होंने ये कह दिया था कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। अगर स्वदेशी आएगा तो स्वराज्य आ जाएगा, स्वदेशी नहीं आएगा तो स्वराज्य नहीं आएगा। दूसरा वो ये भी कहते थे कि अगर स्वराज्य आ जाएगा तो स्वदेशी और बढ़ेगा। तो फिर उन्होंने गणपति बप्पा का जो मंडल बनाए थे गांव गांव में, गणपति का महोत्सव मनाने के लिए जो मंडल बनाए थे गांव गांव में, उन्हीं मंडल के नौजवानों को फिर उन्होंने कहा कि अब स्वदेशी आंदोलन चलाओ। तो 1905 में उन्हीं नौजवानों ने जो संगठित हुए थे गणपति मंडल में, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू किया। देखिए कितनी दूर की योजना थी। 1893 के साल में गणपति शुरू किया, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, लेकिन 1893 से 1905 कितने साल? करीब 12 साल बैठते हैं ना। तो 12 साल पहले योजना बना ली कि मुझे क्या करना है, कैसे जाना है। यहां हम 6 महीने आगे का सोच नहीं पाते हम। तो 12 साल पहले की योजना बनाकर कि कैसे कैसे मुझे गांव गांव जाना है, कैसे कैसे गणपति का काम शुरू करवाना है, कैसे कैसे मंडल खड़ा करवाना है, फिर उसके बाद उनसे क्या काम करवाना। तो 1905 में आके स्वदेशी का नारा दे दिया। तो फिर जो नौजवान गणपति का त्योहार मनाने के लिए संगठित हुए थे, उन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन चलाना भी शुरू किया। और लोकमान्य तिलक ने उनको तैयार किया कि तुम सब गांव गांव जाओ और हर गांव में जाकर लोगों से कहो कि अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करें, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करें, अंग्रेजी कपड़े खरीदना बंद करें, अंग्रेजी सामान खरीदना बंद करें, ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान खरीदना बंद करें।
और ईस्ट इंडिया जैसी दूसरी तमाम अंग्रेजी कंपनियों का कुछ भी माल नहीं खरीदें। तो जो गणपति का काम करने वाले नौजवान होते थे, गणपति मंडल का त्योहार जो लोग मनाते थे, गणपति का महोत्सव बनाते थे, फिर वही गांव-गांव जाकर लोगों को स्वदेशी आंदोलन चलाने की प्रेरणा भी देने लगे। धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन बढ़ने लगा। एक बार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश के लोगों को आह्वान कर दिया कि हम शक्कर नहीं खाएंगे, क्योंकि उस समय शक्कर इंग्लैंड से बन के आती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, तो अंग्रेजी शक्कर भी नहीं खाएंगे। और आप सोच सकते हो, उस समय लाखों लोगों ने अंग्रेजी शक्कर खाना बंद कर दिया। कहा कि बिना शक्कर के कुछ भी खाएंगे, लेकिन अंग्रेजी शक्कर नहीं खाएंगे। और लोकमान्य तिलक ने जब ये कह दिया कि अंग्रेजी शक्कर नहीं बिकेगी भारत में, तो तुम सोचो जो मिठाई बनाने वाले लोग होते थे, उन्होंने मिठाई बनाना बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी कि हम नहीं अब बनाएंगे। जब तक हमारे देश में शक्कर बनेगी नहीं, तब तक हम मिठाई नहीं बनाएंगे, या मिठाई बनाएंगे तो किसी ऐसी चीज से जिसको हम अपने देश में बना सकेंगे। तो गुड़ बनता था उस समय हमारे देश में, खांडसारी बनती थी उस समय हमारे देश में। तो हलवाइयों ने, जो लोग सिर्फ शक्कर से मिठाई बना पाते थे, उन्होंने तो दुकानें बंद कर दी। दूसरे हलवाइयों ने सिर्फ गुड़ बनाना शुरू किया, गुड़ से मिठाई बनाना शुरू। तो नई नई बार जब गुड़ से मिठाई बनना शुरू हुई, लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन लोग कहते थे कि नहीं, ये स्वदेशी है, इसी को खाना। तो गांव गांव में स्वदेशी का हो गया। उस जमाने में आपको मैं एक छोटी सी जानकारी और देता हूं, जो ब्लेड होता था वो इंग्लैंड से आता था हमारे देश, शेप बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। लोकमान्य तिलक ने कहा कि ये नहीं खरीदना, क्योंकि ये इंग्लैंड का है। अभी आप सोचोगे, भारत में एक भी कंपनी नहीं थी जो उस समय ब्लेड बनाती थी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं खरीदना है हमको, अंग्रेजी शक्कर नहीं खाएंगे, अंग्रेजी ब्लेड भी नहीं खरीदेंगे। तो तुम सोचो, हजारों हजारों जो हजामत बनाने वाले नाई होते थे, दुकानें बंद करके बैठ गए कि नहीं करेंगे, अब कोई और धंधा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ धंधा और करेंगे ऐसा नहीं सोचना है, अभी हमको कोशिश ये करनी है कि इस ब्लेड की जगह अपना कुछ बनाए। तो फिर नाइयों ने उस तरह से हजामत बनाना शुरू किया। उसमें थोड़ी तकलीफ होती थी। तकलीफ ये होती थी कि कई बार खून निकलता था, कई बार कट लग जाता था, लेकिन लोग खुशी खुशी वो तकलीफ बर्दाश्त करते थे और कहते थे कि इसी से हमारी हजामत बनो, हम ही नहीं इस्तेमाल करना अंग्रेजी ब्लेड। अंग्रेजी कपड़े उन्होंने उतरवा दिए लोगों के, अंग्रेजी कपड़ों में आग लगवा दी उन्होंने, अंग्रेजी शक्कर निकलवा दी घर में से, अंग्रेजी हजामत बनाने वाले ब्लेड निकलवा दिए उन्होंने घर में से। उस जमाने में अंग्रेजी साबुन आते थे इस देश में, वो निकलवा दिए उन्होंने घर में से कि हम अंग्रेजी साबुन लगाएंगे ही नहीं अपने शरीर पर। और उस समय अंग्रेजी नमक भी आता था इस देश में। तो गांधी जी ने तो नमक सत्याग्रह 1930 में किया था। उसके पहले स्वदेशी आंदोलन में पहले से ही लोकमान्य तिलक ने उसके बहिष्कार का नारा दे दिया कि हमें यह भी नहीं खाना, यह भी इस्तेमाल नहीं करना। जो हमारे देश में नमक बनाने वाले कारीगर बनाएंगे, वो ही हम हमारे घर में लेके आएंगे। तो इस तरह गांव-गांव, गली-गली, घर-घर स्वदेशी आंदोलन चलना शुरू हुआ। और उस स्वदेशी आंदोलन के उस समय एकमात्र नेता थे लोकमान्य तिलक। गांव-गांव जाते थे, व्याख्यान करते थे, विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा समझाया करते थे, नौजवानों को सबसे ज्यादा समझाया करते थे। और अक्सर एक बात कहते थे कि ये जो विद्यार्थी हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो यही स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। एक बार तो उन्होंने ऐसा भी कॉल दे दिया था कि स्कूल कॉलेज छोड़ दो, स्वदेशी आंदोलन में लग जाओ। वो कहते थे कि ये पढ़ाई से क्या फायदा, अगर हमारा देश गुलाम है, हमारी आजादी नहीं है, हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है, तो पढ़ाई का फायदा क्या। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनके कहने पर कह दिया कि हाँ ठीक है, हम स्कूल कॉलेज छोड़ेंगे, अभी स्वदेशी आंदोलन में लगेंगे। तो लाखों लाखों लोग उस स्वदेशी आंदोलन में लगे। वो स्वदेशी आंदोलन यहां चला, महाराष्ट्र में, बंगाल में चला, पंजाब के इलाके में चला, उत्तर भारत में चला। गांव-गांव होलियां जलाई गई विदेशी कपड़ों की, लोगों को सूट पहनना बंद करा दिया, टाई लगवाना उन्होंने बंद करा दिया। उस जमाने में कुछ भारतीय लोग थे जो अंग्रेज होने में अपना गौरव महसूस करते थे। उन लोगों के घर में जाके सत्याग्रह होता था, धरना होता था, प्रदर्शन होता था। लोकमान्य तिलक कई बार ऐसा करते थे कि विद्यार्थियों को साथ में लेकर उन दुकानों के सामने जाकर धरना करते थे जिन दुकानों पर अंग्रेजी माल बिकता था।
और क्या ट्रेनिंग दी थी उन्होंने विद्यार्थियों को। मुझे एक घटना याद है, हमारे इतिहास में बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं कभी और पढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते। ये जो स्वदेशी आंदोलन चला इसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। एक बार क्या हुआ कि लोकमान्य तिलक और उनके साथ ढेर सारे विद्यार्थी एक दुकान के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और वो दुकान पर अंग्रेजी माल बिकता था। तो जो भी ग्राहक आता था माल खरीदने के लिए तो हर एक विद्यार्थी समझाता था कि देखो इस दुकान में मत जाना अंदर। क्यों नहीं जाना? इसमें अंग्रेजी माल बिकता है। तो वो भाई कहता था कि क्यों नहीं खरीदना अंग्रेजी माल, तो इसका पैसा यहां से इंग्लैंड जाता, हम यहां गरीब होते हैं, अंग्रेज हमारे पैसे से अमीर होते हैं, हमारे देश का माल बिकता नहीं तो हमारे कारखाने बंद होते हैं, हमारे कारखाने बंद होते हैं तो हमारे मजदूर बेरोजगार होते हैं। इसलिए लोकमान्य तिलक एक बार सत्याग्रह कर रहे थे बैठकर, उनके साथ ढेर सारे विद्यार्थी थे, तो वो विद्यार्थी समझाते थे तो बहुत सारे लोग समझ के वापस चले जाते थे। लेकिन एक ऐसा भी आदमी आया, उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो खरीदना ही है, मैं तो जाऊंगा दुकान के अंदर और मुझे तो अंग्रेजी माल लेना ही लेना है। तो विद्यार्थियों ने क्या किया, उसको जाने दिया अंदर। अंदर जाकर जब वो माल खरीद कर लाया तो विद्यार्थियों ने कहा बोलो कितने पैसे का खरीद के लाए? तो उसने कहा इतने पैसे का खरीद के लाए। तो उसके हाथ में से वो माल ले लिया, उसके बराबर उसको पैसा दे दिया और उसी के सामने उसमें आग लगा दी। तो आदमी घबरा गया, ये तो इतने कटिबद्ध लोग हैं, इतने कमिटमेंट वाले लोग हैं कि मैं माल खरीद के लाया, मुझसे ले लिया, उसका पैसा दे दिया और जला दिया मेरे सामने। माने वो आदमी ऐसा सोचता था कि ये माल मुझसे लेके पैसा ले लेंगे हम, फिर ये शायद उसका इस्तेमाल करेंगे, ये वापरने लगेंगे उसको। उन्होंने कहा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम्हारे ही सामने इसको जला देंगे। जला दिया। एक बार ऐसी ही घटना हुई कि वो जो विद्यार्थी जो तैयार किए थे लोकमान्य तिलक ने, जो नौजवानों को तैयार किया था, एक बार बिना लोकमान्य तिलक के भी वो सत्याग्रह कर रहे थे। एक दुकान के सामने बैठे हुए थे और वो दुकानदार को कह रहे थे कि या तो तुम ये दुकान बंद करो, नहीं तो हम किसी ग्राहक को तुम्हारी दुकान में आने नहीं देंगे। तो जो भी ग्राहक आते थे उनको कहते थे कि नहीं खरीदना परदेशी माल, नहीं खरीदना है ईस्ट इंडिया कंपनी का माल। तो उस समय भी ऐसा हुआ कि 2-3 लोग जबरदस्ती दुकान में घुस गए, मना करने के बाद भी, नहीं हम तो खरीद के ही लाएंगे। तो उन नौजवानों ने क्या किया कि जब वो माल खरीद कर लाए तो दुकान के सामने वो सारे नौजवान लेट गए, सड़क पे लेट गए और कहा कि अभी तुम ले आए हो अंग्रेजी माल खरीद कर, हमने तुमसे मना किया था, अभी तुम्हारी हिम्मत है तो हमारे शरीर पर पैर रख के तुम निकल कर जाओ। तो सब लोग घबरा गए, ये नौजवान इतने कमिटमेंट वाले कि दुकान के सामने लेट गए सड़क पर और कह रहे हैं कि तुम हमारे शरीर पर पैर रख कर जाओ तब हम निकलने देंगे और हम देखते हैं कि तुम कितने हिम्मत वाले हो। तो उनकी हिम्मत टूट गई। फिर अंदर जाके सारा सामान वापस किया, फिर वो वापस लौट के आए। तो उन्हीं नौजवानों ने उनका सत्कार भी किया कि तुमने बहुत अच्छा किया, अंग्रेजी माल नहीं खरीदा, अभी ये बात तुमको भी गांव-गांव कहनी है। बाद में वो लोग उनके मंडल में शामिल हो गए। ऐसे ऐसे प्रयोग इस देश में हुए और इसका नतीजा क्या निकला जानते हो? पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई कि 1905 में अंग्रेजों ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उन्हीं अंग्रेजों ने 1911 में बंगाल का विभाजन वापस भी लिया। अंग्रेजों की सरकार पहली बार अगर हारी इस देश में तो वो इस स्वदेशी आंदोलन की ही ताकत थी, वरना उसके पहले अंग्रेजों की सरकार ने जितने फैसले किए एक भी फैसला ऐसा नहीं था जिसमें अंग्रेजों को हार देखनी पड़ी हो। वो अक्सर जो फैसला करते थे उसी को वो लागू करवा देते थे, चाहे अत्याचार करना पड़ता था, चाहे हिंसा करनी पड़ती थी, चाहे लोगों को पीटना पड़ता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शक्ति इतनी ज्यादा थी, ताकत इतनी ज्यादा थी, गांव-गांव लोगों का मोबिलाइजेशन इतना ज्यादा था, गांव-गांव लोगों का संगठन इतना मजबूत था कि 1911 में अंग्रेजों की सरकार ने हमारे देश के स्वदेशी आंदोलन के सामने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। और अंग्रेजों की सरकार ने पूछा आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि बंगाल का विभाजन रद्द होना चाहिए। तो अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का विभाजन रद्द किया। फिर लोकमान्य तिलक ने कहा कि देखो हमारी शक्ति कितनी,
एक बार कोई काम करते करते अगर जीत मिल जाए, कोई काम करते करते अगर सफलता मिल जाए, तो उत्साह कितना बढ़ जाता है ना, हिम्मत बढ़ जाती है। तो 1905 में ये जो शुरू किया स्वदेशी आंदोलन, इसको करते करते उत्साह कितना बढ़ा, सफलता कितनी बड़ी मिली कि बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। तो फिर लोकमान्य तिलक ने कहा कि अब यही स्वदेशी आंदोलन हमको आजादी भी दिलवाएगा, इसलिए इसको बंद नहीं करना है। तो 1911 में अंग्रेजों की सरकार ने तो बंगाल विभाजन वापस ले लिया, लेकिन गणपति का त्योहार मनाने वाले लोगों ने स्वदेशी आंदोलन वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा हम तो इसी को आगे चलाएंगे, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि अंग्रेजों की सरकार इसी स्वदेशी से घबराती है। तो 1911 के बाद और आंदोलन तेज हो गया, क्योंकि जब उत्साह आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, सफलता मिल जाती है, तो उत्साह दो गुना हो जाता है। तो दोगुने ज्यादा उत्साह से लोगों ने स्वदेशी आंदोलन और तेजी से बढ़ाना शुरू किया। उसी समय लोकमान्य तिलक की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी, क्योंकि गांव गांव जाना, एक एक दिन में 4-4 व्याख्यान करना, 5-5 व्याख्यान करना, और उस समय तो ये मोटर गाड़ी नहीं होती थी, या तो बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, या कभी कभी साइकिल से जाना पड़ता था, या ज्यादा बार तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो गांव गांव जाना, एक एक दिन में 4-4 व्याख्यान करना, लोगों को समझाना, संगठन बनाना, शरीर उनका टूटने लगा था, उम्र भी उनकी काफी हो गई थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी वो ये काम करते रहे। उन्होंने काम नहीं छोड़ा। 1914-15 में क्या हुआ, गांधी जी के बारे में पता चला कि वो भारत लौटने वाले हैं। तो लोकमान्य तिलक को लगा कि ये आदमी अगर भारत में आया तो ये इस काम को आगे बढ़ा सकता है। तो 1915 में जब गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने गांधी जी से एक ही बात कही कि ये जो स्वदेशी आंदोलन का पौधा मैंने लगाया है, अब इसको पेड़ बनाना का काम तुम्हें करना। मेरा शरीर अब जवाब दे गया है, अब मैं इससे ज्यादा करने की स्थिति में नहीं हूं। बीमार भी मैं काफी रहता हूं, खांसी भी आने लगी थी उनको, अस्थमा की कुछ प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी उस समय तक उनको। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं हर जगह जा जाके व्याख्यान कर सकूं, लेकिन ये काम अभी तुम्हें करना है। और फिर गांधी जी ने लोकमान्य तिलक के हाथों से वो काम ले लिया। गांधी जी ने उसमें एक नई बात और जोड़ दी जो उस समय तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि हम अंग्रेजी कपड़े नहीं पहनेंगे, ये तो बहुत अच्छा है कि हम अंग्रेजी कपड़ों की होलियां जलाएंगे, लेकिन पहनने के लिए अपना कपड़ा खुद बनाएंगे। और उन्होंने खादी की बात कहना शुरू किया। उस जमाने तक इस देश में खादी बनती नहीं थी और कोई जानता भी नहीं था कि खादी क्या होती है। चरखा चलता था, लेकिन चरखा चला के पहनने का कपड़ा नहीं बनाया जाता था। चरखा चला के ये जो दरी आप बैठे हैं ना, जिस पर शतरंजी क्या कहते हैं इसको, ये बनती थी। और हमारी बेडशीट जो है जिसको हम बिछाते हैं वो बनती थी। और ऐसे मोटे मोटे कपड़े बनते थे, लेकिन पहनने का कपड़ा उस जमाने तक बनता नहीं था। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी कपड़ा हम पहनेंगे नहीं, बहुत अच्छा है, हम स्वदेशी कपड़ा ही पहनेंगे, तो वो कपड़ा हम खुद बनाएंगे। तो चरखा चलाओ, कपड़ा बनाओ और उस कपड़े को पहनो। तो उसमें चरखे का आयाम गांधी जी ने और जोड़ दिया। तो जो गणपति मंडल के लोग गांधी जी को मिले, जो लोकमान्य तिलक ने उनको कहा कि अब ये कार्यकर्ता हैं, इनकी मदद से तुमको ये काम पूरे देश में करना है, तो गांधी जी ने गणपति मंडल के कार्यकर्ताओं को एक निर्देश और दिया कि सब चरखा चलाना सीखो और खादी बनाना सीखो। तो उस समय बहुत लोग गांधी जी की मजाक करते थे कि बापू ये चरखा चला के आजादी मिल जाएगी क्या? तो बापू कहते थे एक बार चला के देखो, फिर पता चलेगा कि आजादी मिलती है कि नहीं मिलती। तो फिर उन्हीं लोगों ने चरखा चलाना शुरू किया। गांधी जी ने उन्हीं कार्यकर्ताओं की मदद से गांव गांव चरखे का आंदोलन शुरू करा दिया। तो खादी बनना शुरू हो गया। इस तरफ इंग्लैंड का माल बिकना कम हुआ, इंग्लैंड के कपड़े बिकना कम हुआ, इंग्लैंड का सामान बिकना कम हुआ, दूसरी तरफ हमारे देश में खादी बनना शुरू हुआ। फिर गांधी जी ने कहा गांव गांव में छोटे छोटे उत्पादन का काम हम खुद करेंगे, हम क्यों बाहर से खरीदेंगे। तो उत्पादन का काम शुरू हुआ, उसके बाद खादी का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे वो फैलने लगा और आगे बढ़ने लगा। तो अंग्रेजों की सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान जानते हैं क्या हुआ? उनका मुनाफा बंद हो गया। जो मुनाफा वो यहां कमाते थे, लंकाशायर से जो कपड़ा बन के आता था, मैनचेस्टर से जो कपड़ा बनकर आता था, लिवरपूल से जो कपड़ा बनकर आता था, वो भारत में बिकना बंद हो गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बिकना भी बंद हो गया। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का धंधा यहां चौपट होने लगा और अंग्रेजों को बहुत नुकसान होने लगा।
उनका खर्चा ज्यादा होने लगा, आमदनी यहां से कम हो गई, तो अंग्रेजों की सरकारों ने फैसला किया कि अभी भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह भी कर दिया। नमक सत्याग्रह, मीट सत्याग्रह में हिंदुस्तान के लाखों लोग जेल चले गए। फिर अंग्रेजों की हालत ऐसी हो गई कि कोई भी जेल ऐसी बाकी नहीं थी जहां किसी को वो रख सकें। जेल भर गई, हाउसफुल, लोग खुशी खुशी जेल जाने के लिए तैयार हो गए। एक जमाना था, मैंने आपको बताया 1893 में, कि लोगों को डर लगता था अंग्रेजी सरकार से। कोई भी गांव में छोटा सा सिपाही आ जाए तो लोग डर के मारे बंद हो जाते थे घर में। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि 1930 के साल में अपनी खुशी से जेल जाना शुरू कर दिया लोगों ने कि चलो जेल ले चलो, देखें कितनी जेल है तुम्हारे पास। तो जेल की संख्या तो बहुत कम थी, जेल में रखने वाले कैदियों की संख्या भी बहुत कम थी। तो लाखों लाखों लोग जब खुशी से जेल जाने लगे तो अंग्रेजी सरकार परेशान होने लगी। अंग्रेजी सरकार को यह लगता था कि पहले हम लोगों को जेल का डर दिखा के उनको दबा के रखते थे, अब लोगों के मन से जेल का डर ही निकल गया। वो कहते हैं जेल तो हमारा घर है, चलो ले चलो। बहनें जेल जाने को तैयार, बच्चे जेल जाने को तैयार, बहनों के साथ उनके पति जेल जाने को तैयार, पूरा परिवार जेल में जाने को तैयार। तो अंग्रेजी सरकार बौखलाई। उन्होंने कहा कि अभी हमारे सारे अस्त्र फेल हो गए, अभी जेल का डर नहीं है इनको, लाठियों का डर नहीं है इनको, चाहे जितनी गोलियां चलाते हैं, लाखों लाखों लोग प्रदर्शन करने आते हैं। तो उनको लगा कि अभी तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद भारत छोड़ने का फैसला 1937 में अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में कर लिया कि अभी ज्यादा दिन हम यहां रह नहीं पाएंगे। उसके बाद अंग्रेजों का दुर्भाग्य ये कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में, और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की इतनी पिटाई हुई, इतना नुकसान हुआ उनका कि उनको बहुत बोझा लगने लगा। फिर उन्होंने 1945 में अनाउंस भी कर दिया कि अभी हम भारत छोड़ देंगे, और 1947 में वो भारत छोड़कर चले गए और हम आजाद हो गए। आजादी मिली हमको, उसके मूल में एक बहुत बड़ा आंदोलन था स्वदेशी का, और स्वदेशी का आंदोलन चला, उसके मूल में एक बहुत बड़ा आंदोलन था गणपति बप्पा। तो ये जो गणपति आ रहा है ना, ये कितना महत्वपूर्ण है ये तुमको पता चलना चाहिए, इसलिए ये कहानी मैंने सुनाई। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, सिर्फ गणपति की मूर्ति रख लेते हैं, कुछ उनकी पूजा कर देते हैं, कुछ वो गीत गा लेते हैं, उल्टे सीधे ऑर्केस्ट्रा करा लेते हैं, फालतू के गंदे गंदे गीत बजवा लेते हैं। इन सब लोगों को मालूम नहीं है कि गणपति का त्योहार किस लिए शुरू किया गया था और उसके पीछे भावना क्या थी, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। आज तो विकृति ज्यादा आई है गणपति के नाम, आज तो पैसे का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है गणपति के नाम। मैंने तो यहां तक सुना है कि गणपति मंडल के लोग चंदा वसूल के ले जाते हैं, फिर शराब पी लेते हैं, भांग भी पी लेते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं, उल्टे सीधे सिनेमा के शो करा देते हैं, उल्टे सीधे गीत बजवा देते हैं। तो ये जो विकृति आई है, ये अगर विकृति ऐसे ही चली तो मुझे लगता है कि लोकमान्य तिलक की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा। उन्होंने जिस पवित्र उद्देश्य से ये गणपति बप्पा का महोत्सव शुरू कराया था, वो पवित्र उद्देश्य अगर हम भूल गए और उस रास्ते से अगर हम भटक गए तो उनकी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचेगा। इसलिए मैंने तुमको ये सुनाया है कि गणपति बप्पा का त्योहार अगर मनाना हो तो उस भावना से मनाना जिस भावना से लोकमान्य तिलक ने शुरू कराया था। और वो भावना क्या थी? स्वदेशी। तो तुम कह सकते हो कि उस समय तो हम गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का धंधा चलता था, इसलिए हमको स्वदेशी की भावना से वो करना पड़ा। अब तो हम गुलाम नहीं है, अब तो अंग्रेजों का शासन नहीं चलता, अब तो हम आजाद हो गए हैं। और मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि आज भी हम उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भूल नहीं सकते जिसने हमको गुलाम बनाया। तकलीफ जानते हो क्या है? इस समय भारत में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाकर, हमारे पुरखों ने स्वदेशी आंदोलन चलाकर भगा दिया था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी फिर वापस आ गई है। तुम लोग अखबार पढ़ते हो ठीक से? एक मराठी का अखबार निकलता, उसका नाम है लोकमत। सुना है तुम? मई के महीने का अगर लोकमत मिले तो पढ़ना। और कौन सा? मई के महीने का जो आखिरी रविवार था, उस रविवार का लोकमत पढ़ना। उसमें
रविवार की पूर्ति आती है ना, उस रविवार की पूर्ति में एक बहुत बड़ा लेख आया है। लेख क्या है? वो एक तरह का इंटरव्यू है, और उसमें जानते हो क्या लिखा है? तुम पढ़ोगे तो तुमको खुद आश्चर्य होगा। उसमें लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से भारत में आ गई है। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भगाया, करोड़ों करोड़ों लोगों की कुर्बानी देके, इतना बड़ा आंदोलन चला के, वही ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ गई है। अभी क्या होगा? पहले भी आई थी 400 साल पहले, है ना? तब इस देश का राजा था जहांगीर ने बुलाया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ गई है, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर फिर आई है तो शायद हमको फिर से स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वही गलती होगी जो उस समय हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हमने व्यापार करने दिया तो एक दिन फिर देश गुलाम हो सकता है। और अब की बार खतरा इसलिए ज्यादा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले नहीं आई है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ 4000 दूसरी कंपनियां भी आई। तो जो 4000 दूसरी कंपनियां आई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ, धीरे धीरे पूरे देश को इन कंपनियों ने गुलाम बनाना शुरू किया। गुलामी कैसे आती है? सबसे पहले कोई समाज और देश आर्थिक रूप से गुलाम बनता है, फिर वही देश राजनीतिक रूप से गुलाम बनता है, फिर वो देश सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनता है। तो इस समय भारत में जो चल रहा है वो आर्थिक गुलामी वाला दौर चल रहा। जब ये आर्थिक गुलामी पूरी हो जाएगी तो फिर हम राजनीतिक रूप से भी गुलाम हो सकते हैं। इसलिए अब फिर से खतरा हुआ है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारी आजादी चली गई। अब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और उसके साथ 4000 दूसरी परदेशी कंपनियां आ गई। हमारी आजादी के सामने फिर खतरा पैदा हो गया। इसलिए फिर से स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा। तुमको मालूम है, अगर स्वदेशी आंदोलन चलाया तो हम आजाद हुए, फिर स्वदेशी आंदोलन चलाएं तो आजादी बचेगी। तो इसलिए लोकमान्य तिलक ने जो बात 1905 में कही थी उसको भूलना नहीं है, वो बात को फिर से अपने जीवन में अपनाना है, माने स्वदेशी आंदोलन चलाना है। तो गणपति की पूजा अगर करना तो स्वदेशी आंदोलन की भावना के साथ जो उन्होंने शुरू करवाई थी। तो आप पूछोगे क्या करना है? फिर से हमको वही काम करना है कि गांव-गांव, गली-गली इन परदेशी कंपनियों का बहिष्कार कराना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, जो 4000 दूसरी परदेशी कंपनियां आ गई हैं, इनका सामान हमारे देश के बाजार में बिक रहा। हर एक दुकान पर इन परदेशी कंपनियों का सामान बिक रहा, और हर एक दुकान पर जब इन परदेशी कंपनियों का सामान बिक रहा है तो हम सब लोग उसको खरीद कर ला रहे हैं। और हम सब लोग जब सामान खरीद कर ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपना पैसा उस दुकानदार को दे रहे हैं। दुकानदार क्या करता है? उसमें से अपना थोड़ा सा मुनाफा ले लेता है और बाकी सारा पैसा परदेशी कंपनी को दे देता है। परदेशी कंपनी उसको ले जाती है देश के बाहर। तो जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां माल बेचती थी, यहां से मुनाफा लंदन ले जाती थी, इंग्लैंड ले जाती थी, ठीक उसी तरह से अब ढेर सारी परदेशी कंपनियां अपना माल भारत में बेचती हैं, उसका मुनाफा यहां से बाहर जाता है। खरीदता कौन है वो सब सामान? हम लोग खरीदते। तो जरा एक बात बताओ कि अगर तुम सब परदेशी माल खरीदते रहोगे तो लोकमान्य तिलक की आत्मा को क्या कष्ट नहीं होगा? और जरा ये बताओ कि एक तरफ हम सब लोग परदेशी माल खरीदते रहें तो गणपति बप्पा का त्योहार मनाने के हम अधिकारी हैं? क्योंकि लोकमान्य तिलक ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि गणपति का त्योहार वही मनाएगा जो स्वदेशी सिद्धांत का पालन करे। तो आज तो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में सवेरे से शाम तक ढेर सारे परदेशी कंपनियों के सामान आ रहे हैं, तो फिर गणपति कैसे मनाएंगे? आप पूछोगे कौन कौन से सामान आते हैं परदेशी कंपनियों के? हम लोग सवेरे ही सवेरे उठकर चाय पीते हैं परदेशी कंपनी की, उसका नाम है ब्रुक बॉन्ड, सुना? एक है लिप्टन, एक है ताजमहल, एक है टी सिटी, एक है आईटीसी, एक है गॉडफ्रे फिलिप्स। फिर कॉफी पीते हैं तो नेस्ले है, रिच ब्रू है। फिर चाय कॉफी पीने के बाद दांत साफ करते हैं तो कॉलगेट का इस्तेमाल करते हैं, क्लोजअप,
सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट, ये सब परदेशी कंपनियां। फिर उसके बाद साबुन लगाते हैं नहाने के लिए, तो लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, ढेर सारे साबुन परदेशी कंपनी। व्हील, रिन, माइक्रोसिस्टम, अल्ट्रा, ढेर सारा पाउडर परदेशी कंपनियों का, साबुन। फिर पहनने के लिए कपड़े भी आजकल परदेशी कंपनी के। एक शर्ट बिकती है हमारे देश में पीटर इंग्लैंड, और जीन्स बिकती है फ्लाइंग मशीन, या जीन्स बिकती है ढेर सारी अमेरिकन कंपनीज, लेविस की, फ्लाइंग मशीन की, एडिडास की, प्यूमा की, उनके कपड़े भी बिकते हैं। फिर जूते चप्पल बिकते हैं हमारे देश में बाटा के, बीएससी के, प्यूमा के, टाइगर के, बटरफ्लाई के, ये सब परदेशी कंपनी। फिर हम लोग बाजार में जाते हैं, कभी कभी प्यास लगती है तो पेप्सी कोला पी लेते हैं, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, ये सब परदेशी कंपनी का। कभी कभी आप लोग टॉफी चॉकलेट खाते होंगे, कैडबरीज का, नेस्ले का, ये सब परदेशी कंपनी का। फिर कभी कभी आप लोग बटाटा चिप्स खाते होंगे, रफल्स का, हॉस्टेस का, ये सब परदेशी कंपनी का। कभी कभी आप लोग मैगी खाते होंगे, वो भी परदेशी कंपनी की। तो आप सोचो जरा कि एक जमाना था कि गणपति बप्पा का त्योहार मनाने वाले लोग स्वदेशी चलाते थे, स्वदेशी आंदोलन चलाते। अभी गणपति की पूजा करने वाले लोगों के घरों में ये सब परदेशी माल आता, तो कैसे गणपति की पूजा करें? हम तो सब परदेशी माल खरीद रहे हैं सुबह से शाम तक। अभी किसी को मैं कहता हूं परदेशी माल क्यों खरीदते, तो कहते राजीव भाई उसी में क्वालिटी होती है। अभी लोकमान्य तिलक की बात भूल गए, अब कहते हैं उसी में क्वालिटी होती है। अगर क्वालिटी होती तो लोकमान्य तिलक ने क्यों भगाया था परदेशी माल को? हमसे ज्यादा तो होशियार थे ना वो, हमसे ज्यादा तो इंटेलिजेंट थे ना, इतने बड़े वकील थे, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि इंग्लैंड के माल में क्वालिटी बहुत होती है, तो नहीं भगाना चाहिए इंग्लैंड का माल। अभी सोचो इस बात पर। तो हम लोग तो ऐसा कह देते हैं कि उसमें तो क्वालिटी बहुत होती है, इसलिए हम सब लोग खरीद लाते हैं परदेशी कंपनी का माल। और क्या करते हैं जानते हो? रोज अपने देश के खून पसीने की कमाई का हजारों करोड़ रुपया देश के बाहर भेजते थे। अभी क्या होगा? हमारे देश का पैसा अगर देश के बाहर जाएगा तो बताओ ये देश चलेगा? अगर ये बताओ तुम्हारे घर का पैसा तुम्हारे घर के बाहर चला जाए, घर चलेगा तुम्हारा? नहीं चलेगा। तो देश का पैसा देश के बाहर चला जाए तो देश कैसे चलेगा? चल सकता है? नहीं चलेगा ना, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। और अगर देश आर्थिक रूप से कमजोर हुआ तो फिर राजनीतिक रूप से गुलाम बनेगा, और अगर हम राजनीतिक रूप से गुलाम बने तो फिर हमारे राज को भी गुलाम होना पड़ेगा। इसलिए फिर से हमको स्वदेशी आंदोलन चलाना पड़ेगा, घर घर जाकर लोगों को ये समझाना पड़ेगा। जैसे कभी उस जमाने में लाखों लाखों नौजवान घर घर जाकर ये समझाते थे कि इंग्लैंड का माल मत खरीदो, परदेशी कंपनी का माल मत खरीदो, वैसे ही आज हम सबको घर घर जाकर ये समझाना पड़ेगा कि परदेशी कंपनी का माल मत खरीदो, परदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदो, इनका बहिष्कार करो। क्यों करना है इनका बहिष्कार? क्योंकि इन परदेशी कंपनियों का माल खरीदने से हमारे देश को 3 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान, हमारा पैसा देश के बाहर जाता है। दूसरा बड़ा नुकसान, जब हम परदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं तो हमारे देश की कंपनियों का माल बिकता नहीं, और हमारे देश की कंपनियों का माल बिकता नहीं तो हमारे कारखाने बंद होते हैं। हमारे कारखाने बंद होते हैं तो उसमें काम करने वाले मजदूर बेरोजगार होते हैं। तीसरा नुकसान क्या होता है? तीसरा नुकसान ये होता है कि हमारे यहां जब बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं? कोई आदमी बेरोजगार हो जाएगा तो गरीब तो होने ही वाला। तो गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, हमारे देश का पैसा देश के बाहर जाता। और जानते हो कितनी गरीबी है हमारे देश में? अभी इस समय हमारे देश में 40 करोड़ लोग गरीब हैं। और कितने गरीब हैं ये 40 करोड़ लोग? हमारे यहां 15 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं है।
10 करोड़ लोग इस देश में इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, और 5 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा भी नहीं है। और हमारी सरकार खुद कहती है कि 1991 के साल से लेकर 1998 के साल तक हमारे देश में 8 करोड़ लोग और गरीब हो गए। 1991 के साल में हमारे यहां गरीबों की आबादी थी 32 करोड़, अब हो गई 40 करोड़। तो ये गरीबी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि परदेशी कंपनियां घुसती जा रही हैं, हमारे कारखाने बंद होते जा रहे हैं। मैंने तुमको बताया कि हम सब लोग जब परदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं तो भारत का माल बिकता नहीं, यहां के कारखानों का माल बिकता नहीं, यहां के कारखाने बंद हो जाते हैं। पता है कितने कारखाने बंद हो चुके हैं? पिछले 8 साल में हमारे देश के 2,62,000 कारखाने बंद हो चुके हैं। सोचो आप, 2,62,000 कारखाने बंद हो गए तो उन कारखानों में काम करने वाले लोग कहां गए? सब बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो क्या हुआ? गरीब हो गए। तो इसलिए गरीबी बढ़ी। और इसकी जिम्मेदारी किस पर आने वाली है? गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, देश का पैसा बाहर जाएगा। तो एक जिम्मेदारी तो हमारी सरकारों की है कि वो इन परदेशी कंपनियों को बुलाती क्यों है। तो उसका जवाब तुम देख लो कि सरकारें तो ऐसी ऐसी भ्रष्ट हैं इस देश में, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। जो पैसा दे, जैसे भी कुर्सी मिले, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो सरकारें तो भ्रष्ट हो चुकी हैं, वो तो पूरी तरह से सारे देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। तो अभी सरकारें भ्रष्ट हो जाएं, नेता हमारे भ्रष्ट हो जाएं, उनको सिवाय कुर्सी और पैसे के कुछ ना दिखाई दे, तो फिर क्या करना चाहिए? हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो आप पूछोगे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि ये जो परदेशी कंपनियों का माल खरीद रहे हैं, ये खरीदना बंद कर दें। कर सकते हैं? स्वदेशी फिर से अपना सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। तो हमारे घरों में सवेरे से शाम तक ये परदेशी कंपनियों का माल आता है, इसको खरीदना अगर हम सब बंद कर दें तो हमारे देश में ये जो मुनाफा कमाकर बाहर ले जाने वाली परदेशी कंपनियां हैं, इनके धंधे सब बंद हो जाएंगे ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। इसलिए फिर से अभी गांव-गांव स्वदेशी आंदोलन चलाना है। गणपति के साथ साथ फिर से स्वदेशी की बात पूरे देश में फैलानी। तो उसके लिए क्या करें? मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि तुम लोग चाय कॉफी पीना बंद कर दो। जो नहीं पीते वो बहुत बुद्धिशाली हैं, और जो चाय कॉफी पी रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इडियट हैं। तो तुम पूछोगे वो कैसे? वो ऐसे कि हमारा देश चाय कॉफी पीने के लिए नहीं बना। हमारे देश में गर्मी बहुत पड़ती है, मालूम है? अभी देखो बारिश का मौसम है, फिर भी इतनी गर्मी पड़ रही। तो हमारे देश में गर्मी बहुत पड़ती है। एक साल में 9 महीने करीब करीब गर्मी पड़ती है इस देश में। तो जिन देशों में गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय भी गर्म होती है, कॉफी उससे भी ज्यादा गर्म होती है। गर्मी पड़ने वाले देशों में कभी भी गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। चाय और कॉफी दोनों गर्म हैं। और दूसरी मुश्किल क्या है? चाय और कॉफी में जहर है। चाय में जहर है, उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में जहर है, उसका नाम है कैफीन। ये दोनों जहर कैंसर करते हैं। तुमको अगर कहीं एनसाइक्लोपीडिया मिल जाए तो उसको खोलकर देखो, कैफीन और टैनिन के आगे लिखा हुआ है माइल्ड फॉर्म ऑफ पॉइजन, माने स्लो पॉइजन, धीमा जहर है। तो जहर पीना चाहिए सवेरे सवेरे। और ये ऐसा जहर है जो हमको नशे का शिकार बनाता। नशा पता है क्या होता? एक बार हम चाय पिए, एक बार हम कॉफी पिए, फिर रोज रोज पिए, फिर एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, काम नहीं करेंगे, मन नहीं लगेगा। ये वैसे ही होता है जैसे शराब पीने वाले आदमी को रोज शराब चाहिए,
एक दिन उसको शराब ना मिले पीने के लिए तो सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, काम नहीं कर पाते। तो आप चाहते हो कि आप नशे के शिकार बनो? कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। कोई नहीं चाहता। तो ये बताओ फिर कौन कौन ये चाहता है कि चाय कॉफी नहीं पिए? और आप लोग चाय कॉफी नहीं पिएंगे, अपने घर के मां और पिताजी को भी नहीं पीने देंगे। क्यों नहीं पीने देंगे? क्योंकि आपके मां पिताजी जहर पिए आपको मंजूर है, और उनको कैंसर हो जाए आपको ये मंजूर है? नहीं। तो उनको भी बताएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि चाय कॉफी में जहर है। और आपके मां पिताजी नहीं पिएंगे, आप भी नहीं पिएंगे, आपके स्कूल के अध्यापक पिएंगे तो क्या करेंगे? उनको पीने देंगे? नहीं ना। तो अगर कल से आपके स्कूल में कोई अध्यापक चाय पीता हुआ दिखाई दे, तो एक काम करना, चुपचाप सब लोग उनके सामने जाके खड़े हो जाना। फायदा पता है क्या होगा? उनके शरीर में भी जहर नहीं जाएगा, वो ठीक से जीवन बिताएंगे, तो तुमको ठीक से पढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात, स्कूल का खर्चा बचेगा। और हम सब लोग, पूरे देश के लोग, अगर चाय कॉफी पीना बंद कर दें तो तुमको मालूम है कितना पैसा बच सकता है हमारा? एक दिन मैंने कैलकुलेशन किया, सारे देश के लोग चाय कॉफी पीना बंद करें तो हमारे देश का 7,000 करोड़ रुपया बच सकता है। और ये 7,000 करोड़ रुपया कैसे खर्च होता है? सारे देश के लोग जब चाय कॉफी पीते हैं तो एक साल में 7,000 करोड़ रुपए की चाय कॉफी पीते हैं, तो ये बच जाएगा। और ये पैसा अगर बचेगा तो सोचो कितने लाख लोगों को इससे काम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो चाय कॉफी नहीं पीना, तो फिर क्या पीना है? गाय का दूध। और गाय का दूध पीने से क्या होता है? शरीर में तंदुरुस्ती तो आती ही है, आपकी बुद्धि का विकास बहुत होता। विद्यार्थियों को गाय का दूध पीना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति तेज बने तो देशी गाय का दूध पीजिए, स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि गाय का दूध बहुत आसानी के साथ पचता, डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता, तो इसलिए गाय का दूध पीजिए। जो लोग गाय का दूध ना पी सकें वो क्या करें? चाय कॉफी की अगर आदत पड़ गई है तो उसको छुड़वाने की जिम्मेदारी मेरी। आप लोग कैसे चाय कॉफी छोड़ सकते हैं? चाय बनाते हैं ना, पानी गर्म करते हैं, तो जो पानी आपने चाय बनाने के लिए गर्म किया, उस पानी में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। चाय मत डालिए, तुलसी की पत्ती डालिए। फिर उसी पानी में सूंठ पाउडर डाल दीजिए। सूंठ पाउडर सुना? जो लोग सूंठ पाउडर डालें, सूंठ पाउडर नहीं तो अदरक डाल दीजिए, जिंजर, और उसको उबालिए और फिर कप में रख लीजिए और फिर उसको पीना शुरू कर दीजिए। एक दिन में 2-3 बार पीजिए, चाय कॉफी की आदत छूट जाएगी। और जो लोग ये ना कर सकें कि हमारे घर में सूंठ पाउडर भी नहीं है, तुलसी का पत्ता भी नहीं है, वो लोग एक काम करें कि चाय के लिए जो पानी गर्म किया है, पानी गर्म करके उसको कप में डालकर उसको पीना शुरू करें। तो क्या होगा? हम गर्म पानी पिएंगे, और गर्म पानी पीने के पता है क्या क्या फायदे हैं? मैं तुमको गिनाता हूं। गर्म पानी पियो, कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। गर्म पानी पियो, कभी भी अर्थराइटिस नहीं होगा। अर्थराइटिस जानते हो? ये जो जोड़ में दर्द होने लगता है ना, हड्डियों के जॉइंट्स में दर्द होने लगता, अर्थराइटिस वो बीमारी होती है। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी नहीं होगी। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी गला खराब नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी खांसी नहीं आएगी। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी जुकाम नहीं होगा। गर्म पानी पीते रहो, कभी भी निमोनिया नहीं होगा।
गर्म पानी पीते रहोगे, कभी भी शरीर पर मोटापा नहीं चढ़ेगा। इतने सारे फायदे हैं, और सारे फायदों की एक बात मैं तुमको बताता हूं, गर्म पानी पीते रहो, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। और गर्म पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका समझते हो क्या है? सवेरे सवेरे सोकर उठना और 1 या 2 गिलास, अगर संभव हो तो 3 गिलास हल्का गर्म पानी पीना सुबह उठते ही। उसके बाद टॉयलेट जाना या कुछ करना। और ये बहुत बड़ी दवा बता रहा हूं मैं तुमको। जिंदगी में अगर तुम निरोगी रहना चाहते हो, दवा की जरूरत ही ना पड़े, हम बीमार ही ना पड़े, हमारा शरीर दुरुस्त रहे, तो उसकी सबसे बेहतरीन दवा है। और मैं तुमको मेरे बारे में बता सकता हूं। मैं इतना घूमता हूं, पूरे देश में जाता हूं, दिन में 3-3, 4-4 व्याख्यान करता हूं, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे एक व्याख्यान में खड़ा रहता हूं, कभी कभी 9-9 घंटे खड़ा रहता हूं। इतना बोलता हूं, ना तो मेरा कभी गला बैठता, ना तो मुझे कभी तकलीफ होती है, ना तो मुझे कभी बुखार आता है। मुझे याद नहीं कि पिछले 8 साल से मैं कब बीमार हुआ। और साल भर में कम से कम 6 महीने में ट्रेन में बिताता हूं, इतनी ट्रैवलिंग करता हूं पूरे देश में, तब भी ना तो मैं बीमार पड़ता हूं, ना मुझे बुखार आता है, ना जुकाम होता है, ना खांसी होती है। इतना व्याख्यान देने के बावजूद। उसका रहस्य जानते हो क्या? गर्म पानी। तो तुम भी पियो, बहुत अच्छा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो चाय कॉफी बंद, गर्म पानी शुरू। और तुम्हारे घर में अगर कोई अतिथि आए तो उसको भी गर्म पानी पिलाना। तो तुम पूछोगे क्यों पिलाएं? इसलिए कि अतिथि देवता होता है ना, तो देवताओं को जहर पिलाना चाहिए। तो चाय कॉफी पिलाओगे अपने अतिथियों को, तो उनसे कहना कि आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवता होता है, इसलिए देवताओं को जहर नहीं पिलाते। तो चाय कॉफी नहीं पिलाएंगे, गर्म पानी पिलाएंगे। या अगर घर में होगा तो गाय का दूध पिलाएंगे। बात समझ में आती है ना? और ये जो मैंने समझाया, ये आज अपने माँ पिताजी को समझाओगे जाके यहां से? हाँ। और यही बात कल अपने पड़ोसी को कहना, फिर अपने माँ पिताजी को समझा के फिर अपने पड़ोसी को समझाना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझें उतना ही फायदा।